आज हम बात करते हैं वर्कशीट नंबर 4 के संबंध में। यहाँ पर अपठित गद्यांश दिया हुआ है जिसे ध्यान से पढ़ के हमने इसके बाद पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर भारतीय शिक्षा के बारे में बात की गई है। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रशासन का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। इस देश के शिक्षा की शुरुआत धार्मिक दृष्टिकोण से हुई, यानी जो आरंभ में शिक्षा दी जाने लगी वो धर्म की शिक्षा दी जाती थी। जो नजरिया था वो धर्म को फैलाना या धर्म से जुड़ी बातों को बताना वो सब था। देश के प्रशासकों ने शिक्षा में रुचि कम प्रदर्शित की, यानी जो राजा वगैरह थे या जो भी देश संभाल रहे थे उन्होंने उसमें ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। सर्वप्रथम 1813 के चार्टर एक्ट के बाद तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा प्रशासन का दायित्व लिया, यानी शिक्षा को संभालने की जो जिम्मेदारी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 में ली। यह दायित्व भी बहुत ही सीमित था, यानी जो इसकी जो जिम्मेदारी थी वो ज़्यादा नहीं थी। देश की समग्र शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए समुचित रूप से व्यय हो, यह देखना मात्र ही तत्कालीन प्रशासन का लक्ष्य था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सिर्फ इतनी सी जिम्मेदारी थी कि जो 1 लाख रुपया है वो शिक्षा के लिए, पूरी शिक्षा के लिए कुल जो है वो ढंग से खर्च हो, उसको देखे वो। शिक्षा प्रांतों का विषय रहा था। तब सरकार ने शिक्षा में रुचि लेना प्रारंभ किया। इसके बाद ही हमें शिक्षा प्रशासन के स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। 1921 तक शिक्षा प्रशासन केंद्रीय विषय ही रहा, यानी कि जो शिक्षा को संभालना, इससे संबंधित जो कार्य थे वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। 1921 के बाद से अब तक यह राज्य का विषय ही बना रहा, यानी अब ये जिम्मेदारी जो है केंद्र को ना देके वो 1921 के बाद राज्यों को मिली। कुछ महत्वपूर्ण अधिकार तथा राज्यों को सलाह देने का काम, समग्र देश की शिक्षा नीति आयोजन, देश के शिक्षा संबंधी आंकड़ों का प्रकाशन, विशिष्ट क्षेत्रों की शिक्षा वित्तीय अनुदान, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का संचालन आदि केंद्र के अधीन रहे। फिर भी समग्र रूप से शिक्षा संविधान में राज्य सूची में होने के कारण प्रशासन का विषय ही बना रहा। अक्टूबर 1976 में इस विषय को समवर्ती सूची में ले लिया गया है, यानी अब जो ये है राज्य और केंद्र दोनों का विषय रहा है। आशा की जाती है कि केंद्र प्रशासन अब अधिक सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकेगा। तो चलते हैं इस पर आधारित प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न, धार्मिक शब्द से प्रत्यय को अलग कीजिए। तो धार्मिक शब्द धर्म और इक से बना है, और जैसा कि आपको पता है कि किसी भी शब्द के अंत में यानी उसके पीछे एक शब्दांश जुड़ता है जो कि मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है, उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो प्रत्यय यहाँ पर इक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि धार्मिक शब्द में इक प्रत्यय है। प्रश्न 2, विशिष्ट एवं सीमित शब्दों के विलोम शब्द बनाइए। तो विशिष्ट विशेष होता है, उसका जो विपरीत यानी कि विलोम शब्द वो होगा सामान्य। ऐसे ही सीमित यानी लिमिटेड, उसका जो विलोम शब्द हो गया वो हो गया असीमित। तीसरा प्रश्न देखें, शिक्षा को समवर्ती सूची में किस वर्ष शामिल किया गया। तो 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। चौथा प्रश्न है, शिक्षा से संबंधित 1813 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हम पैराग्राफ में देख सकते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शिक्षा के प्रशासन की जिम्मेदारी लेना और यह देखना कि कुल शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया समुचित रूप से खर्च हो। यानी कि एक तो उसकी जिम्मेदारी लेना और दूसरा जो टोटल एजुकेशन है, पूरी शिक्षा जो है उस पर 1 लाख रुपया जो है वो सही तरीके से खर्च हो, है ये 1813 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। पांचवा प्रश्न है, आप वर्तमान विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में कौन से 2 परिवर्तन करना चाहेंगे। तो आप इसमें अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने सुझाव के रूप में यहाँ पर कुछ बदलाव के लिए लिखा है, जैसे मैं विद्यालय शिक्षा में हाथ के कौशल को महत्वपूर्ण स्थान दूंगा, यानी ये कुछ हमने नया इसमें किया है। कक्षा 8 के बाद छात्रों को अपनी पसंद के विषय चुनने की स्वतंत्रता होगी। तो और भी आप अगर कुछ नई चीज़ चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, तो वो आप इसमें दे सकते हैं।